सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जो पिछली बार क्वेश्चंस दिए गए थे आपको, उनके आंसर्स देखेंगे और इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी मैंने वर्ड फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ रिसोर्स। मैंने आपको चैप्टर में स्टार्टिंग में अंडरलाइन कराया था कि रिसोर्स होता क्या। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स। हमारे नेचर में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, प्रोवाइडेड, पर यहाँ पे एक कंडीशन है क्या, इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये आपको मैंने बताया था कि ये तीनों कंडीशंस ज़रूरी होती है एक चीज़ को रिसोर्स बनाने में। अभी तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन आगे कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एनीथिंग टू बी ए रिसोर्स। तो आइए जो हमने पीछे की थी उनको बस लिखना ही है। तो इसका आंसर यही होगा कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें समझाया गया था तो आप जाके देख सकते हैं, वरना मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं। देखिए चलो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आयरन की। तो आयरन अब एक हम आपको पता है हम यूज़ करते हैं। अब आयरन देखते हैं कि ये जो तीनों कंडीशंस है ये आयरन पे सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो पहला टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम अर्थ से आयरन ओर को निकाल पाए। तो इसका आंसर है यस, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारा पास हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है इकोनॉमिकली फिजिबल, क्या ये हमारे पढ़ते में है कि हमारा जितना खर्चा इसको निकालने में आ रहा है उससे ज़्यादा में ही बिक रहा है। हाँ, तो ये सच बात है कि जितना हम खर्चा इसको निकालने में आता है उससे ऊंचे दामों पे ही बेचा जाता है तो प्रॉफिट ही होता है। तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल है हमारे लिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल ये तो है ही, क्योंकि हर चीज़ मोस्टली चीज़ें में आयरन का यूज़ होता है, तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है। तो ये इसी तरह तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी और आयरन रिसोर्स बन गया। तो यही तीन कंडीशन थी जो किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनाती है। तो आइए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस हैव एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर। तो हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं जिनको हम एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं, उनको हम डायरेक्टली एज अ रिसोर्स नहीं यूज़ कर सकते। हमें उनको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एज अ रिसोर्स यूज़ करने के लिए। तो किसी भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम उसके जो ओर है उससे आयरन को एक्सट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि जो अर्थ में आयरन पाया जाता है उसके अंदर फॉस्फोरस मेनली मिक्स होता है। आगे पढ़ोगे कि जो आयरन का ओर होता है उसमें मेनली फॉस्फोरस भी होता है। तो उसमें से कुछ टेक्निक्स की मदद से आयरन को अलग किया जाता है और फॉस्फोरस को अलग। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए कि हम उसको अलग कर पाए। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी का रोल हो गया। अब उन्होंने पूछा कि हाउ नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये जानते हैं। तो देखिए नेचर से हमने निकाला, फिर टेक्नोलॉजी यूज़ की। अब मेरी बात मैं को वैसे समझा देता हूँ, क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। देखिए हमने नेचर से निकाला, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी से उसको ट्रांसफॉर्म किया, पर अब हमें इंस्टीट्यूशन की क्यों, मतलब अब हमने निकाल के उसका क्या करेंगे, हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, हमें पैसा चाहिए तो हम उसको बेचेंगे और बेचेंगे तो इंस्टीट्यूशंस बनेगी। तो इसी तरह अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होगी तो हम निकालेंगे नहीं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा, तो ये दोनों खत्म हो गए। और अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो हम निकाल के क्या करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में बिकेगा नहीं। और अगर नेचर ही नहीं होगा जहाँ से रिसोर्स निकलेगा तो टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं। मतलब ये तीनों बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों में से एक भी चीज़ चलेगी तो इंटरडिपेंडेंस टूट जाएगी और ये दोनों बाकी दोनों चीज़ें फेल हो जाएगी। तो इसलिए तीनों इंटरडिपेंडेंट है। तो आइए अब आगे आंसर पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, हमने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म किया। एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन, हमने बेचने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंस्टीट्यूशंस वही हो गए, मतलब जैसे हम संगठन बना के, जैसे बाजार वगैरह भी सारा सिस्टम सेटअप किया। अब आदि मानव में क्या था कि वो तो बस जहाँ मर्जी चले जाते थे। अब हमारा पूरा सिस्टम है कि वहाँ पे बाजार है और पूरी अर्थ में हमने सिस्टम बनाया हुआ, तो उसको इंस्टीट्यूशन को रेफर किया गया है टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस शोज दैट नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस हैव एन interdependent relationship between them। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What are two classification of resources?
तो मैंने आपको बताया था, आपको एक चार्ट भी दिखाया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। तो दो तरह में इसको हम क्लासिफाई करते हैं, एक नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल जो नेचुरल खुद बनते हैं, और ह्यूमन जो ह्यूमन ने बनाया। जैसे नेचुरल के अंदर भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ये सब मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ पे आपको अभी एक आई बटन पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं, तो आपको इसका आंसर पता लगी कि होगा नेचुरल एंड ह्यूमन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम द 4 वेज ऑफ क्लासीफाइंग रिसोर्स। तो वो अलग चीज़ थी, उसमें तो बस हमने टाइप उसको ऑन द बेसिस ऑफ किसमें, कि एक तो नेचर में बनता है, एक ह्यूमन में, उसमें क्लासीफाई किया था। अब यहाँ पे हमने क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस। तो बेसिस के बाद उसकी टाइप्स आएगी, मेन ये टाइप्स ही है। तो अब किस क्लासी, अब जो टाइप्स है उनको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, तो हमने वही 4 कैटेगरी बतानी है। तो आपने पढ़ा होगा मेरे साथ चैप्टर में, तो आइए जान आपको उसका आंसर बताता हूँ। तो हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसके अंदर आगे बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉसिबिलिटी, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो मैंने आपको बताया था ओरिजिन मतलब कहाँ से वो पैदा होते हैं, बायोटिक जो लिविंग नॉन लिविंग, एग्जॉसिबिलिटी कौन जल्दी खत्म होगा, ओनरशिप कौन उसको ओन करता है, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कहाँ तक हमने उसको डेवलप कर लिया। ये सारे मैंने अच्छी तरह अपने जो फर्स्ट वीडियोस में समझाया है, खासकर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ पे आई बटन पे अभी आ जाएगी, आप इसको ज़रूर देखिए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बायोटिक एंड थिंग्स एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। यहाँ पे लगता है थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे रिसोर्सेज आएगा, तो आप इधर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे रिसोर्सेज आएगा। तो हमने क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो आइए जानते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स बनने। पहला, बायोटिक में दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में, कि जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और अपना एटमॉस्फेयर मीट करते हैं वो बायोस्फीयर हो गया। एंड हैव लाइफ, मतलब ये चीज़ें बायोस्फीयर से एक्सट्रैक्ट की जाती है, और यहाँ इनमें लाइफ होती है। मतलब लिविंग थिंग्स, जो लिविंग रिसोर्सेज है वो बायोटिक हो गए। जैसे ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्स है। आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता होगा, जब ह्यूमन वर्क करता है एज ए ह्यूमन रिसोर्स यूज़ होता है। फ्लोरा एंड फॉर प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग, और उसको हम एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं, उनसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज लेते हैं, उनसे फूड लेते हैं, तो एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं। और अबायोटिक में आगे ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जो भी रिसोर्सेज जैसे मेटल, आयरन, ये सब नॉन लिविंग है, पर हम इनको एज ए रिसोर्स यूज़ करते हैं, तो ये सारी अबायोटिक रिसोर्सेज में आ गए। फॉर एग्जांपल रॉक, मिनरल्स, मेटल, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो आगे ना फिर अब धीरे धीरे करके सारे करते हैं। तो आइए पहले ओरिजिन पे करते हैं। तो ओरिजिन के अंदर 2 ही आते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फौना एंड फिशेस। मतलब ये सब बायोस्फीयर से लिए जाते हैं और इनकी खुद की लाइफ होती है, इनमें लाइफ होती है। और अबायोटिक ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक, मिनरल्स, मेटल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए इनकी कुछ एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जैसे बायोटिक में दोनों लिविंग है और इन दोनों का हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, और अबायोटिक में हम हमारे लिए एयर और वाटर भी जरूरी है, उनको एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, और ये दोनों नॉन लिविंग है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। मतलब कौन कितनी जल्दी एग्जॉस्ट होगा, कौन कितनी जल्दी खत्म होगा, तो हमने उसके बेसिस पे बताना है। तो आइए जानते हैं। तो इसके बेसिस पर 2 ही तरह के रिसोर्स होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। तो आइए पहले रीन्यूएबल जानते हैं, फिर नॉन रीन्यूएबल जानेंगे। तो आइए रीन्यूएबल पहले जानते हैं। रीन्यूएबल सोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड, मतलब दोबारा पैदा अपने हो सकते हैं, और रिप्रोड्यूस, उनको पैदा किया भी जा सकता है बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। या तो हम किसी फिजिकल अपने हाथों या किसी टेक्निक से, या केमिकल किसी केमिकल्स की मदद से, या मैकेनिकल किसी कंप्यूटर या मशीन की मदद से हम उनको फिर से बना सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। और तो उनको ही रीन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं, और इनको रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये पूछ सकते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, तो इसका आंसर होगा रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके एग्जांपल होगी सोलर एंड विंड एनर्जी। मतलब ये अपने आप, सोलर आपको पता ही होगा, सन में अनलिमिटेड एनर्जी है, वो कितने हज़ारों सालों तक हमें एनर्जी दे सकता है, और उसमें अपने पैदा होती रहती है, तो वो भी रीन्यूएबल हो गया। और विंड तो चलती ही रहती क्योंकि अर्थ के रोटेशन के कारण, तो वो भी रीन्यूएबल हो गया। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नॉन रीन्यूएबल पे चलते हैं। तो नॉन रीन्यूएबल आ गया, दीज अकर्स
ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। तो जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो हाँ बन तो जाते हैं दोबारा रिन्यूएबल की तरह, पर रिन्यूएबल तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल है उनको हम नॉन रिन्यूएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत टाइम लगाते हैं, और बहुत टाइम कुछ महीनों का नहीं बल्कि कुछ हज़ारों सालों का टाइम, तभी उनको नॉन रिन्यूएबल की हमारी जनरेशन निकल जाए लेकिन वो दोबारा ना बने। तो दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द फॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल ले लो और फॉसिल फ्यूल्स हो गया, मेटल्स हो गया, मतलब फॉसिल आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, जो कार्बन जैसे कोल ही बनता है तो कैसे बनता है, जो डेड पुराने समय की डेड पार्टिकल्स थे, डेड बॉडीज थी, उनको जब दबती हो हाई प्रेशर के कारण कार्बन जब कंप्रेस होके, तो बहुत हज़ारों सालों लगते हैं ऐसे प्रोसेस में, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहते हैं। तभी कहते हैं कि पेट्रोल और जो है उनको वाइजली यूज़ करना चाहिए हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। तभी आजकल इलेक्ट्रिक कार्स के कंसेप्ट पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और एक बार ख़त्म हो गए तो उनको बनाने में हमें मिलियंस 10 लाख साल लगेंगे, तो तब तक हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो आइए अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल में हो गया कॉल, पेट्रोलियम, जैसे मैंने बताया इनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं। और रिन्यूएबल में एयर और सोलर एनर्जी, ये तो बहुत जल्दी, मतलब एयर तो जनरेट होती रहती है अर्थ के रोटेशन के कारण, और सोलर पावर तो है ही अनलिमिटेड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बताना है कि कौन उसको ओन करता है, किसके रिसोर्सेज है, किसने उसके लिए पैसे लिए, कौन उसको ओन करता है, किसके रिसोर्सेज है वो हमें आइए जानते हैं। तो इसमें 4 तरह के होगी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ये सब मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में समझाया था। तो अब आइए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा। तो इंडिविजुअल में आ गया द रिसोर्सेज दैट आर ओन प्राइवेटली और बाय इंडिविजुअल, मतलब यहाँ तो कोई प्राइवेट कंपनी उसको ओन करती है या कोई एक इकल्ला बंदा ओन करता है। जैसे आपके पापा है, वो आपका घर, जैसे आपका घर है, वो आपके पापा आपका घर ओन करते हैं, तो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ये उनका प्राइवेट रिसोर्स हो गया, ये उनका इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। या फिर कोई कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसकी फैक्ट्री है, उसकी बिल्डिंग है, तो वो उसकी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, तो प्राइवेटली ओन्ड है। तो द रिसोर्सेज दैट आर ओन प्राइवेटली और बाय इंडिविजुअल, वही इंडिविजुअल सोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल योर ओन होम, तुम्हारा खुद का घर। कम्युनिटी सोर्सेज में आ गया द रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन ऑफ अ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेसिबल हो। जैसे मान लो आपकी किसी सोसाइटी में रहते हैं, या आपका कोई क्लब है, मतलब कोई दोस्तों का क्लब है, नाम कोई ग्रुप है, जिन आपने क्या पैसे, जैसे मान लो कोई दोस्तों का ग्रुप है जो हर महीने, मतलब हर वीकेंड पे कहीं खेलने जाते हैं। मान लो सपोज कर लो क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो क्रिकेट का उन्होंने सामान खरीदा, ठीक है, तो सबने मेजोरिटी पैसे डिवाइड करके खरीदा। तो ये जो अब सामान आया ये कम्युनिटी रिसोर्स हो गया उनके लिए। वो अभी कम्युनिटी में, उनके ग्रुप में हर पीपल के लिए एक्सेसिबल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। तो यही रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन ऑफ अ कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल जैसे सोसाइटी में आप रहते हो, तो सोसाइटी का जो पार्क है वो सोसाइटी का हर बंदा यूज़ कर सकता है, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आ गया। तो आइए अब नेशनल और इंटरनेशनल जानते हैं। तो आइए पहले नेशनल जानते हैं। द रिसोर्सेज दैट बिलोंग टू द नेशन, जो कंट्री को बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, पार्क्स, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, तो ये सब हो गया नेशनल रिसोर्स के अंदर। यहाँ पे थोड़ा कुछ और डिटेल्स दी है, ये ज़रा ज़रूरी ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म द टेरिटोरियल वाटर रिसोर्स देयर बिलोंग टू द नेशन। तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे जैसे उन्होंने एग्जांपल्स दी कि ये सब चीज़ें हैं वो नेशन को बिलोंग करती है, और जो लैंड है, मतलब कोई कंट्री है जो ओशन के साथ, अगर उनका कोई हिस्सा ओशन के साथ लगता है, तो उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या आ रहा होती है कि जो कंट्री की जहाँ पे कोस्ट लाइन ख़त्म होती है उसके बाद जो ओशन है, ओशन का 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स मतलब जो 22.2 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करे, तो जो कोस्ट लाइन के बाद 22.2 किलोमीटर का जो स्ट्रेच होगा ओशन का, वो उस कंट्री का नेशनल रिसोर्स होगा, और कंट्री बिना किसी परमिशन के उस ओशियानिक एरिया में से डिगिंग, माइनिंग कुछ भी कर सकती है। तो और इस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आइए मैं आपको थोड़ा पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि और क्लैरिटी हो। तो अब जैसे देख सकते, मान लो इंडिया के एग्जांपल लेते हैं। अब इंडिया का कुछ हिस्सा ओशन में आता है, तो
तो आप देख सकते हैं हर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 22.2 किलोमीटर ये सारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा। तो अब लेकिन आप कहेंगे, कई स्टूडेंट में से क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इतना कम क्यों है, ये तो 22 किलोमीटर लग नहीं रहा, यहाँ से भी कम है, यहाँ से भी कम है। तो इसका आंसर इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो रूल है हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो अब आप देखिए श्रीलंका भी एक कंट्री है तो उसके लिए भी ये रूल एप्लीकेबल होगा, तो उसका ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिया हुआ है। पर जब यहाँ पे जो सीन आया है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्पेस है ये 22.2 प्लस, तो टोटल ये 44 किलोमीटर नहीं है, तो जितना भी था वो हाफ डिवाइड हुआ है। और यहाँ पे अरेबियन सी है इसलिए इसका स्ट्रेच कम रखा गया, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है इसलिए इसका स्ट्रेच कम रखा गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा लक्षद्वीप है इसके लिए भी एक्सक्लूसिव, ये भी इंडिया के अंदर आता है तो उसका भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अलग होगा। और यहाँ से इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो बिना किसी परमिशन के डगिंग, माइनिंग या रिसोर्स जो भी फाइंड कर सकती है बिना किसी परमिशन के कर सकती है। और ये बात ध्यान ज़रूर रखिएगा कि इस एरिया को कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो आइए अब इंटरनेशनल रिसोर्स जानते हैं क्या होता है। द रिसोर्सेज दैट डू नॉट बिलोंग टू एनी कंट्री, तो ये जो रिसोर्सेज हो गए जो किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, दीज रिसोर्सेज आर गवर्न बाय सम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशंस, एग्जांपल इंटरनेशनल सी वाटर। तो ये जो रिसोर्सेज किसी कंट्री को बिलोंग नहीं करते, मतलब कोई कंट्री के जो 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो एरिया आता है वो सारा इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। और ये कुछ इंटरनेशनल बॉडीज ओन करती है लाइक यूनाइटेड नेशन। द ओशियानिक रिसोर्स, अब जो ओशन में कंट्री की कोस्ट लाइन के बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जो एरिया है एक्सक्लूसिव जोन के जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है वो सारा इंटरनेशनल सी वाटर कंसीडर किया जाता है। पहले जो हमने किया था वो मतलब 12 नॉटिकल माइल के बाद वो सारा इंटरनेशनल के अंदर आता तो है, पर जो इंटरनेशनल सी वाटर कंसीडर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, कोस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के 200 नॉटिकल माइल बाद उसको हम इंटरनेशनल सी वाटर डिक्लेयर करते हैं। और यहाँ पे नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पे कोई कंट्री बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकती। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले सच इसका एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। इंडिविजुअल में आपका खुद का घर हो गया, कम्युनिटी में सोसाइटी पार्क, नेशनल में गवर्नमेंट पार्क्स हो गए जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी तो गवर्नमेंट नेशन की ही होती है, और इंटरनेशनल में इंटरनेशनल सी वाटर जो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे इनका हमने वो बताना है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, ये जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट वाला ये थोड़ा ज़रूरी है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने इसको स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आई बटन पे यहाँ पे एक लाइन सी आ गई होगी, आप इस पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको इसका आंसर समझ नहीं आएगा। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। तो जो अपना स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे 4 तरह के रिसोर्सेज को बांटा गया है। एक है हमारा पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। तो ये 4 तरह के रिसोर्सेज, आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास पोटेंशियल रिसोर्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन रीजन, मतलब वो एक रीजन में फाउंड होते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, मतलब उनको यूज नहीं किया गया है, मतलब वो है तो हमारे पास पर हमने उनको यूज नहीं किया। फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे अपने पता है गुजरात और राजस्थान में बहुत धूप आती है और हवा भी चलती है, तो वहाँ पे सोलर पावर बहुत अच्छी तरह जनरेट हो सकती है, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम हर जगह वहाँ पे सोलर पैनल लगा दें। तो इस तरह जो वो सोलर रिसोर्स है वो भी एक रिसोर्स ही हो गया, पर हम उसको फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो आइए अब नेक्स्ट का समझते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो आइए डेवलप्ड रिसोर्सेज को समझते हैं। रिसोर्सेज डाटा सर्वेड, मतलब उनको सर्वे किया गया है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी का चेक किया गया है एंड हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, मतलब वो सर्वे करके उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करके
हमने उसको यूटिलाइजेशन के लिए एक्सेप्ट किया, डिटरमाइन किया। और द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ फीजिबिलिटी। मतलब अभी हम जितनी की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ये हमारी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आयरन है, वो हम उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमने एक बटन दबाया और अर्थ के अंदर जितना आयरन है सब 1 मिनट में बाहर आ गया। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और हैवी मशीन्स आ रही है, तो उसी के साथ जो आयरन की माइनिंग है वो तेजी से हो रही है। तो वो यहीं इसी लाइन में यही कहा गया कि द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये जो रिसोर्सेज निकाल रहे हैं ये डिपेंड करती है हमारी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है और इस हिसाब से निकल ही जा रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट डेफिनेशन समझते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक। तो स्टॉक में वो रिसोर्सेज आ गए जिनकी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं आई, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट दैट हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस देम। जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई तो कर सकता है वो रिसोर्स है ये, पर हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स को यूज कर पाए। आज 2021 मतलब ये क्या होगा, एक मिनट। टू एक्सेस दीज आर 2020 to 2021 इंक्लूडेड अमंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल वाटर, शायद यहाँ पे गलती से आ गया, यहाँ पे ये नहीं आएगा आर 2020 यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसको प्लीज कट कर लीजिएगा, शायद गलती से आ गया। तो ये इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे वाटर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वाटर एक कंपाउंड है, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का। पर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि, आपको पता है हमारी दुनिया में वाटर लिमिटेड है, और लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की भी कमी नहीं है। पर लेकिन हम ऐसा, और आपको पता ही होगा कि जो वाटर कंपाउंड है उसके अंदर हाइड्रोजन का एक एटम, एक जो उसका मॉलिक्यूल होता है वाटर का, उसके अंदर हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो सॉरी मैं गलत बोल गया, उसके अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम होता है H2O। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आती हम 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले ले, उनको कंबाइन कर दे और वाटर बन जाए। तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ गया रिजर्व रिसोर्सेज। तो रिजर्व आर द सब्जेक्ट टू द स्टॉक, मतलब स्टॉक की तरह ही है, पर विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। मतलब हम ये भी स्टॉक हमने करके रखा है, पर हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम फिर भी इसको यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसको फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करके रखा है। दीज कैन बी यूज्ड मीटिंग द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। तो हम उसको लिमिट में ही चलाते हैं, हम उसे अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट करें, क्योंकि अभी हमें इतनी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हमने ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमने जरूरत के अकॉर्डिंग उसको यूज करना है। तो आइए मैं आपको थोड़ा इसका एक ग्राफिकल वे में समझा देता हूँ इन चारों का थोड़ा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो आपको पता ही होगा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि किसी भी चीज को रिसोर्स बनने के लिए उसके लिए 3 फैक्टर से वो पास होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। और एक और फैक्टर हमने यहाँ पे ऐड किया जो इसको आपको समझने में और हेल्प करेगा, वो है फुल यूटिलाइजेशन। तो ये समझते हैं। अब जैसे हमने पोटेंशियल में बताया था कि वो जो रिसोर्स है उसमें इतना पोटेंशियल तो है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, और हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी भी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सोलर पैनल का गुजरात में, तो हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी है सोलर पावर की, पर हम उसको क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। इतने लार्ज स्केल पे सोलर पावर प्लांट सेटअप करना हमारे इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, और वो कल्चर एक्सेप्टेबल है, हम यूज कर सकते हैं सोलर पैनल, लेकिन वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। इसलिए एक फैक्टर क्रॉस हो गया, तो उसकी हम फ्यूल यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे। डेवलप्ड रिसोर्सेज में तो जैसे कुछ भी आप एलिमेंट ले लो जो इनको हम नॉर्मली यूज करें, आयरन, कॉपर, तो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम अलग अलग एलिमेंट्स को अर्थ से निकाल रहे हैं, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हम आयरन को यूज करें, गोल्ड यूज करें, अलग अलग एलिमेंट्स यूज करें, और इसकी फुल यूटिलाइजेशन तो हो ही रही है। ठीक है, तो अगला आ गया स्टॉक। मैंने आपको बताया था जैसे कि 2 गैस को मिक्स करके एक नया कंपाउंड बना दे, तो हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि इसमें कितने पैसा लगेगा। तो ये तो बात का बात है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, हाँ हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए हम उसको कल्चरली एक्सेप्ट करेंगे, पर उसकी फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। और लास्ट जो बचा रिजर्व में देखो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था डैम में वाटर स्टोर की, वो टेक्नोलॉजी है हमारे पास कि हमको स्टोर कर पाए, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना पाए, इकोनॉमिकली फीजिबल भी है, तभी हमने ऐसा किया हुआ है। कल्चरली एक्सेप्टेबल भी है, हम यूज करना चाहते हैं, पर हम क्यों नहीं यूज करें, क्योंकि अभी हमें उतनी जरूरत नहीं है। अभी जो जरूरत है हम उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके निकाल ली जा रहे हैं, और जो बाकी हमने उसको रिजर्व करके रखा है फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए इसको रिजर्व करके रखा है। उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा कि रिसोर्स जो होते हैं उनके बेनिफिट्स क्या है। तो आइए जानते हैं बेनिफिट्स को। तो रिसोर्स के जो बेनिफिट्स हो गए वो इस पे चार तरह के बेनिफिट्स हो गए। एक तो हो गया दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो एक तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो सेकंड पॉइंट हो गया वो है रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। रिसोर्स हमारी जो एक्टिविटी है उनका एक अहम पार्ट है, एक अहम फंक्शन निभा रहे हैं। आज हम जो भी बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वो सब रिसोर्सेज की हेल्प से ही हो रहा है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। हम कुछ भी डेवलप करते हैं, कोई भी चीज़ घर बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, कोई मकान, कोई भी चीज़ हम डेवलप करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम डिस्कवर करते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज की ही ज़रूरत होती है। अब मान लो घर है, ईंटें और जितने भी कई एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है, जिनसे भी वो बना है, तो रिसोर्सेज ही तो है, तभी तो वो बहुत ज़रूरी है। वाइटल का मतलब होता है ज़रूरी है फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है। और चौथा वन इसका जो लास्ट वर्ड, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम जैसे पानी का रिसोर्स है, पानी के बिना मर जाएंगे तो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और अब हम और भी बहुत चीज़ें जैसे अब अपना इतने आराम से रहते हैं, क्वालिटी। अब आपने देखा ही होगा जो अर्ली मैन था वो कैसे रहता था, कुछ भी खा लेता था, पर आज हम रिसोर्सेज की हेल्प से क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर ने हमें प्रदान किए हैं, अगर हम उसका एक्सेसिव यूज करें, ओवर एक्सप्लॉइट करें, तो क्या उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको उसका आंसर पता ही होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए, तो इसका 3 एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। पहला होगा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। मतलब अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ओवर एक्सप्लॉइट तो सारे हम कर नहीं सकते, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां करेगी, तो जो रिसोर्स वो डिप्लीट होगा, खत्म होगा। और खत्म होने के जब वो खत्म होगा तो बगैर वो पूरी दुनिया की नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो सिर्फ कुछ लोगों की नीड की जगह ग्रीड को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो बहुत सही नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया था, गांधी जी ने कहा था कि ग्रीड कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो सेकंड पॉइंट आ गया एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट आई ही हैव और रिचर पुअर। ये भी हमने पढ़ा था कि अगर रिसोर्सेज सिर्फ कुछ ही लोगों के पास चले जाएंगे तो और किसी के पास नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, उसको किसी भी तरह से बेचेंगे। और फिर क्या होगा, जो सोसाइटी है जिसके पास नहीं है रिसोर्सेज, वो तो कुछ ना कुछ करके उसको, क्योंकि आपको पता है रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, हमने सर्वाइव तो करना ही है, तो कुछ ना कुछ करके वो अपना सारा चाहे पैसा दे दे, लेकिन वो रिसोर्सेज को जो जिसके पास नहीं है वो उसको लेगा, खरीदेगा। तो इसी तरीके से जो सोसाइटी है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, रिच और पुअर, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अभी तक तो हमने बात की थी कि इन दोनों पॉइंट्स में ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जो थर्ड पॉइंट है कि अब नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अगर हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो इसमें बहुत ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो सकता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी हो सकता है, एंड लैंड डिग्रेडेशन। जब हम लैंड से रिसोर्सेज निकालेंगे तो लैंड डिग्रेड होगा। अभी हम आगे जानेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है थोड़ा डिटेल में। तो आइए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why an equitable distribution of resources has become essential for sustained quality of life and global peace। जो रिसोर्सेज है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पीपल क्यों जरूरी हो गया है एक बेहतर सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए और विश्व शांति के लिए। रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर होगा, आइए पढ़ते हैं, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस बिकॉज if the resources will be accumulated in a few hands, only then it will divide the तो यहाँ पे कुछ गलत आ गया, यहाँ पे आएगा इफ द रिसोर्स एक्यूमुलेटेड इन फ्यू हैंड्स देन, ओनली नहीं आएगा यहाँ पे, शायद गलती से आ गया, आप काट लीजिएगा। देन इट विल बी डिवाइडेड, देन इट विल डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट, रिच और पुअर। तो मैं जैसे मैंने पहले समझाया था कि अगर रिसोर्सेज से कुछ ही हाथों में गया, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई, तो जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसके पास है या नहीं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। तो मोर ओवर द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल विल नॉट बी राइट। तो आपने जैसे मैंने बताया था कि अगर ऐसा होगा तो
सिर्फ कुछ ही लोगों की ग्रीड बताए तो ये तो सही नहीं होगा। एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज विल ऑल्सो लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और अगर जैसे बस वही जो पीछे 3 पॉइंट्स हैं हमने वही लिखने हैं, क्योंकि यही उसका आंसर होगा। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो ये सारे इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट और व्हाट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये दोनों सेम ही चीज है, तो ये जानते हैं कि ये क्या होता है। तो sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations। तो इन्होंने बताया कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होगी जो जिसमें ना ही नेचर को इफेक्ट हो, ना ही नेचर को कोई हार्म हो, और ना ही जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी जरूरतों से कोई कॉम्प्रोमाइज हो। जैसे आपने देखा होगा आजकल हम गाड़ियां बनाने नवी नवी मतलब ज्यादा से ज्यादा हम व्हीकल्स पे डिपेंड है, जिससे क्या हो रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको यूज करेंगे, तो जो फ्यूचर जनरेशन की नीड होगी उन्हें भी तो व्हीकल चलाने होंगे, तो वो नहीं होगी क्योंकि खत्म हो जाएगी। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आपको हमने बताया तो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए उनकी नीड्स को इफेक्ट पड़ेगा। तभी तो आज हम देखा ही होगा इलेक्ट्रिक कार्स पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। और ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं होनी चाहिए जिससे जैसे हम पेड़ काटी जा रहे और वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जा रहे, तो ये डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगी। आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो गया, तभी जो यूनाइटेड नेशंस है उसने कुछ गोल्स निकाले हैं। अब जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What do you know about Rio de Janeiro Earth Summit 1992? ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा कि हमने सब कुछ बताना है कि रायो डी जनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 उसमें क्या हुआ था। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बीच में नहीं लर्न होता या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि रायो डी जनेरियो अर्थ समिट की स्पीच सुन सकते हैं, जो वहाँ पे स्पीच हुई थी, तो उसको समझ के आपको थोड़ा क्लैरिफाई हो सकता है कि एक्चुअल में क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है। तो आइए जितनी भी है उसको जानते हैं। इन जून 1992 more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro। तो क्या होता है जो 1992 जून के अंदर मतलब मोर देन हंड्रेड्स ऑफ जो स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट कंट्री को रेफर किया गया है, तो मोर देन 100 कंट्री के जो हेड थे यानी जो भी उनके कहते वहाँ पे मीट किए थे रियो डी जेनेरियो, कहाँ पे ब्राजील में है। तो वहाँ पे वो मीट किए थे। क्यों मीट किए थे? क्योंकि उन्होंने एक सभा रखी थी, एक मीटिंग रखी थी जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये पहली मीटिंग थी जब अर्थ के बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस को रिलेटेड ये मीटिंग की गई थी। तो ये फर्स्ट मीटिंग थी जो अर्थ के चैलेंजेस पे, जो अर्थ पे अभी प्रॉब्लम्स आने वाली ग्लोबल वार्मिंग जितनी भी है उस पे की गई थी और इंटरनेशनल लेवल पे की गई थी। तो उसको नाम दिया फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। द समिट वॉज कन्वेंट for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। तो ये जो थी मीटिंग, इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, मतलब ग्लोबल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही है अर्थ पे और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के कारण और जो बाकी प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इस पे मीटिंग हुई थी। द असेंबल्ड लीडर्स, जो लीडर्स असेंबल्ड हुए थे, साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। उन्होंने एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक डिक्लेरेशन साइन किया था एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब ये पूरा था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक डिक्लेरेशन था, एक फॉर्म था, एक एग्रीमेंट था जिसको उन्होंने साइन किया। और द रायो कन्वेंशन एंडोर्स्ड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसमें क्या था, उस फॉर्म में एजेंडा 21 को अडॉप्ट करने के लिए बात की गई थी और उन सब ने साइन किया था, जिससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगी इन 21st सेंचुरी में। तो आइए अब जानते हैं कि एजेंडा 21 क्या है। तो ये जानते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट एजेंडा 21। तो आइए जानते हैं एजेंडा 21 क्या है। इट इज अ डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर इन 1992। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ल्ड लीडर्स है उन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था तो 1992 में।
और साइन कहाँ पे किया था उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने साइन किया था, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया, ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अनसेड। यूएनसीईडी, यूएनसीईडी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो और ये कब हुई थी ये भी पूछ सकते हैं, 1992 में, ठीक है, और रियो डी जेनेरियो में, जून में, विच टुक प्लेस इन रियो डी जेनेरियो ब्राजील। इट, अब जानते हैं कि इसमें है क्या। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसने क्या गोल रखा था, एम क्या रखा था, कि हम ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, ऐसी डेवलपमेंट जिससे किसी को हार्म ना हो, कोई फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट, कॉम्बैट मतलब उससे लड़ने का, कि उसको खत्म करने का, टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, हम एनवायरमेंटल डैमेज को खत्म करते, पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। तो हम इन सारी प्रॉब्लम्स को, एनवायरमेंटल डैमेज होगी, पॉवर्टी होगी, डिजीज होगी, एंड थ्रू किससे खत्म करेगी, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन मतलब ग्लोबल लेवल पे सारे कोऑपरेट करें एक दूसरे को, सबकी हेल्प करें ऑन कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि सबका कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि नेचर सबके लिए जरूरी है। नेचर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, वाटर रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हम वो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, तो सबका कॉमन इंटरेस्ट हो गया। म्यूचुअल नीड्स होगी, हमारी सबकी कॉमन नीड्स होगी। शेयर एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें सब इसके लिए हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी ही होगी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन एजेंडा 21। मतलब इसका एक और भी उन्होंने कहा था कि हर लोकल लेवल पे भी, चाहे जो गवर्नमेंट है उनकी, जैसे हमारी ग्राम पंचायत हो गया, जो भी लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, उनको भी इसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा, उनका खुद ड्रॉ करके खुद फॉलो कराना पड़ेगा लोगों को। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग, नेम द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट एंड टेल इंडियाज रोल इन रिसोर्स प्लानिंग। तो हमें बताने की रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, और इंडिया का इसमें रोल क्या है। तो आइए जानते हैं। रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू द strategy for plan and judicious utilization of resources। तो रिसोर्स प्लानिंग को रेफर किया गया एक स्ट्रैटेजी, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए, ऐसी टेक्निक बनाए, ऐसा सिस्टम बनाए, ऐसा प्लान बनाए कि जिससे क्या हो कि जो रिसोर्स है अच्छी तरह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जितनी जरूरत है उतनी ही हो, बाकी को कंजर्व करे, और ये ना किसी के पास ज्यादा जाए, सबको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग फुलफिल, सबकी जरूरतें फुलफिल होनी चाहिए। और रिसोर्स प्लानिंग इज एन एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। और रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत जरूरी है सबके लिए। सस्टेनेबल मतलब एक अच्छी लाइफ, और बिना किसी को हार्म किए एक अच्छी लाइफ जीने का। और रिसोर्स प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होता है ये जानते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, इसमें 3 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इसमें क्या होगा, हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कंट्री के किस रीजन में कौन सा रिसोर्स है, और उसको लिस्ट डाउन करेंगे, उसको नोट करेंगे, उसको स्टोर करेंगे डाटा को। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, तो हम उसको कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो डाटा, हम सर्वे करेंगे कहाँ पे कौन सा रिसोर्स है, मैप करेंगे कि मैप में यहाँ पे हमने सर्वे कर लिया और यहाँ पे ये रिसोर्स फाइंड हुआ है, और यहाँ पे इस रिसोर्स की कमी है, क्वालिटेटिव, यहाँ पे कितनी उसकी क्वालिटी क्या है, और क्या क्वांटिटी है उसकी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी क्वांटिटी में वो वहाँ पे है। हम एस्टिमेशन लगाएंगे, मेजरमेंट करेंगे, और जितने भी हिसाब से सबको फॉलो करके, तो ये सब किसके आगे अंदर आगे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री के। आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पे कितना रिसोर्स है, उसको लिस्ट डाउन करके नोट करेंगे, इन्वेंट्री बनाएंगे उसकी। अगला जो आ गया हुआ है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। तो इसमें हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे कि जिससे हम उसको एप्रोप्रिएट तरीके से यूज कर पाए विदाउट वेस्टिंग इट, अच्छी तरह फास्ट सेटलमेंट कर पाए और सबकी जरूरतें पूरी हो। लास्ट बचा मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। और इसके जो रिसोर्स को हम डेवलप करेंगे, इसके जो प्लान्स होंगे, जो नेशन की नीड है, जो कंट्री की नीड है, उससे वो मैच करने चाहिए, उसके प्लान से वो मैच करने चाहिए। कि ये ना हो कि कंट्री को भी नीड है, जैसे आयरन की ज्यादा नीड है और तुम वहाँ कॉपर ढूंढने बैठ गए, तो यहाँ पे हमारा प्लान और उनका प्लान मैच करना चाहिए, समझो। और उन्होंने एक और चीज पूछी थी कि इंडिया का क्या रोल है, तो इंडिया हैज मेड
कंसर्टेड एफर्ट्स, इंडिया ने बहुत एफर्ट किए हैं फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। जो रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स है नेशनल लेवल पे, उसको बहुत एफर्ट्स लगाए उसको अचीव करने के लिए। कब से ये एफर्ट्स लग रहे हैं? ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और तब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था, तब से ये एफर्ट चल रहे हैं। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने एक टेबल दिया था, इसको हमने फिल करना था। यहाँ पे जैसे ये स्टेट्स है, इनका बताना था इन स्टेट में कौन से रिसोर्सेज पाए जाते हैं और कौन से रिसोर्सेज की कमी है। और यहाँ पे जैसे हमें एक और इसमें है वाटर रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की लैक है, ये बताना था हमें। कहाँ पे विंड सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वहाँ वो कौन सी स्टेट है और वहाँ पे किसी की कमी है। और कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में कौन सा रिसोर्स रिच है और कौन से में और लैक कर रहा है। तो ये सारा मैंने आपको मार्क कराया था बुक में। अगर आपने वो वीडियो मैंने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। और यहाँ पे अभी देखिएगा एक लाइन आई होगी, इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट बहुत अच्छे वैरायटी में, अच्छे क्वांटिटी में है। और पर जो इन स्टेट्स में, तीनों स्टेट्स में जो लैक है वो बुक में हम तो बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो बुक में मेंशन नहीं किया गया है। अगला जो स्टेट है, अगला था वाटर रिसोर्स कहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में, पर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम है। तो उसके बाद था विंड एंड सोलर एनर्जी कौन सी स्टेट में ज़्यादा है पर और वहाँ पे क्या कमी है। तो विंड एंड सोलर एनर्जी सबसे ज़्यादा राजस्थान में है और वहाँ पे वाटर रिसोर्स की कमी है। और लास्ट में था कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख में कौन सा रिसोर्स रिच है, वो है उसका कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, पर वहाँ पे कमी किसकी? वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइटल मिनरल्स, इन सब की कमी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई रिसोर्स कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट एट वेरियस लेवल। अब रिसोर्स को मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको उसके सारे बेनिफिट्स बताए थे, रिसोर्स क्यों ज़रूरी है मैंने अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब जब रिसोर्स इतना ज़रूरी है हमारे लिए और रिसोर्स लिमिटेड भी है, मैंने आपको बताया था नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल दो तरह के रिसोर्स होते हैं और लिमिटेड है। तो अब हमने उसको अब लिमिटेड है इसलिए हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट तो कर नहीं सकते, ओवर यूज तो कर नहीं सकते, तो हमने उसको बचा के सेव कंजर्वेशन करके भी रखना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं और क्यों जरूरी है आइए जानते हैं। रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी बट तो वो मैंने आपको बताया था किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्स बहुत जरूरी है, पर जो इरेशनल कंजप्शन उसका अलग अलग कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है और कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो किस चीज़ को लीड करेगा, वो आगे किस चीज़ को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो सोशो इकोनॉमिक एंड ऑफ रिसोर्स सोशो इकोनॉमिक। शायद एक सेकेंड, यहाँ पे शायद कुछ गलती होगी, यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक पर यहाँ पे इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी आना था, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉरी, यहाँ पे वो मिसिंग है। अब मैं जो नोट्स दिए नीचे मैंने उनमें ऐड कर दूंगा, आप जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर हम ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो वो किस चीज़ को लीड करेगा, वो करेगा सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स में वो क्रिएट करेगा, उसको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। एंड टू ओवरकम, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है कि एक सेकेंड, अच्छा सॉरी अब मेरे को समझ आई, यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा आ गई, एंड ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशल इकोनॉमिक, ये सब आप काट दीजिए और यहाँ से देखिए ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स में लीड टू सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स। तो ये प्रॉब्लम्स होगी और टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसोर्स को हमने कंजर्व करके रखना पड़ेगा अलग अलग लेवल्स पे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो लोकल लेवल पे हो, हमें रिसोर्स को संभाल के रखना पड़ेगा। तभी कहते हैं सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको रिसोर्स को कंजर्वेशन करना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What did गांधी जी थॉट्स अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन। अब गांधी जी क्या सोचते थे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, तो आइए जानते हैं। गांधी जी ने बहुत अच्छे विचार रखे थे इसके बारे में। ही सेड दैट ऑन दिस अर्थ, उन्होंने कहा कि इस अर्थ पे किसी की नीड के लिए, किसी की जरूरत के लिए इनफ रिसोर्सेज है, बहुत रिसोर्सेज, इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स ग्रीड सॉरी नीड, बट इफ एनीवन विल बिकम ग्रीडी, बट अगर कोई लालची हो जाए तो उसको ही रास्ता नहीं है कि उसकी ग्रीड को सेटिस्फाई कर पाए, चाहे उसको जो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वर्ल्ड के सारे भी दे देना, तब भी उसकी ग्रीड सेटिस्फाई नहीं होनी। तो गांधी जी कहते हैं कि हमने अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें कभी अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए।
He was also against mass production of or transformation of resources by just a small group of people. तो वो इसके किसके अगेंस्ट भी थे कि सिर्फ कुछ ही लोग, कुछ ही बड़ी बड़ी कंपनियां रिसोर्स को बनाए, उसको उस पर अपना ले, और रिसोर्स का शुड बी इक्वल स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ ही लोगों के पास रिसोर्स हो। तो और उसकी जगह वो क्या चाहते थे कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल शुड ट्रांसफॉर्म एंड यूज रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली, कि ये ना हो कि थोड़े ग्रुप के पीपल, कुछ लोग ही रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करें और उसको आगे बेचे, इसकी जगह ज़्यादा लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्स को यूज़ करें, उसको ट्रांसफॉर्म करें, उसको बनाएं और उसको निकाल के एक्सट्रैक्ट करें, जो भी करना होता है प्रोसेसेस होते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक सब समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड एज अ रिसोर्स? तो लैंड का एज अ रिसोर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं? लैंड एक रिसोर्स है ही, कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ये जानते हैं। तो लैंड की सारी यूजेज होगी। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। तो हम अलग अलग तरीके से लैंड को यूज करते हैं, उस पर अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। हम मोस्टली चीजें सारी लैंड पे ही करते हैं, क्योंकि हम लैंड एनिमल्स हैं, हम लैंड पे रहते हैं, तो हम सारी एक्टिविटीज लैंड पे ही परफॉर्म करते हैं। दस, लैंड इज नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो इसलिए लैंड एक बहुत जरूरी है हमारे लिए, और वो एक नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि नेचर ने हमें लैंड दिया। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सब चीजें लैंड ही सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, ये सब कुछ आज सिर्फ लैंड की वजह से ही एग्जिस्टेंस में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको एक और मैंने टेबल दिया था, यहाँ पे हमें फिल करना था, यहाँ पे बताना था कि जो इंडिया में है, सो यहाँ पे शायद मैंने आपको क्वेश्चन पिछले पूरा नहीं दिया था, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इंडिया में हमें बताना था, इंडिया में प्लेन्स जो है वो कितनी परसेंटेज में है, माउंटेन्स कितनी परसेंटेज में है, प्लेटू कितनी परसेंटेज में, उनके यूज क्या है। तो ये इंडिया के लिए रिलेटेड बताना। शायद मैं हो सकता है पिछला क्वेश्चन पूरा ना बता, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम, ऐसा यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होना, हमें उसको लर्न ही करना है। तो आइए जानते हैं। प्लेन्स जो इंडिया में है 43%, इंडिया का जो रिलीफ एरिया वो प्लेन्स ही है, और इसका यूजेस हो गए एग्रीकल्चर, आइलैंड्स, एग्रीकल्चर और आइलैंड्स के बेस पे ही यूज होता है। और जो 30% एरिया माउंटेन्स का कवर है। माउंटेन्स में क्या होता है, माउंटेन्स एक तो रिवर का फ्लो, जो माउंटेन से रिवर आइलैंड का फ्लो अच्छा बनाते हैं, और हमें टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी बहुत ज़रूरी है। और जो 27% इंडिया का एरिया वो प्लेट्यू की फॉर्म है, और प्लेट्यू तो आपको पता ही होगा, माउंटेन्स जो होते हैं जिनका ऊपर से फ्लैट होता है, टेबल टॉप होता है, और प्लेट्यू जो होते हैं वो रिच इन मिनरल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, मतलब वो उसमें तरह तरह के रिसोर्सेज भरपूर मात्रा में होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज, एक्सप्लेन देम विद देयर यूजेस। तो अब हमें बताना है कि लैंड रिसोर्सेज के टाइप्स बताने हैं और उनके यूजेस भी बताने हैं। तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 टाइप्स के लैंड होते हैं। फॉरेस्ट, वेस्टलैंड्स और बैरन लैंड्स भी कहते हैं उन्हें, अनकल्टिवेटेड लैंड्स, फैलो लैंड्स एंड नेक्स्ट जोन एरिया। तो आइए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। फॉरेस्ट तो आपको पता ही होगा, जंगल को कहते हैं, और फॉरेस्ट हमारी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो हमें वुड देते हैं, फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत कुछ देते हैं फॉरेस्ट तो। और रेन लाने के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं, तो फॉरेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। और आइए अब जानते हैं वेस्ट लैंड और बैरन लैंड्स किन्हें कहते हैं। तो वेस्टलैंड्स और बैरनलैंड्स उन्हें कहेंगे जहाँ पे अब कल्टीवेशन पॉसिबल ही नहीं है, सॉइल या डिग्रेड हो गई या कोई ना कोई कारण करके जहाँ पे अब कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लैंड्स को हम बिल्डिंग बनाने में यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज बनाने में यूज़ करते हैं, रोड बनाने में यूज़ करते हैं, और जितनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ उनमें यूज़ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स। यहाँ ये वो लैंड्स होते हैं जिनको 2 साल से ज़्यादा कल्टीवेट ना किया, और 5 साल के अंदर, 2 या 5 साल के अंदर अंदर इनको कल्टीवेट ना किया हो, तो ये अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं। और यहाँ पे इन लैंड्स पे कैटल को डियर किया जाता है, उनको ग्रेस करने को लिए छोड़ दिया जाता है, तो उनको कहते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड। अगला आ गया फैलो लैंड्स। ये वो लैंड्स हो गए जो हमने प्लॉट तो कर दिया, प्लॉट मतलब आप जानते हो कि मिट्टी को अलग अलग करके बीच में स्पेस बनाना, प्लॉट तो हमने कर दिया एंड बट उसमें हमने सीड नहीं डाला,
उसमें हमने पानी डाल दिया, उसको प्लो अच्छी तरह करी, बट हमने सीड नहीं डाला। हमने ऐसा क्यों किया? ये एक तकनीक होती है जिससे सॉइल रिकवर हो जाती है, उससे उसके मिनरल्स आ जाते हैं और वो फिर से अच्छी यील्ड देने के लिए एक अच्छी सॉइल तैयार की जाती है। तो उसको हम उस एरिया को हम फैरोलैंड्स कहते हैं जब वो ये तकनीक अपना रहे हो। और लास्ट जो बच्चा वो है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हमारे पास वो एरिया होगा जिसको एक एग्रीकल्चर ईयर में एक ही बार सो किया जाता है, और नेट सोन एरिया को ग्रोस क्रॉप एरिया भी कहते हैं। ये पूछ सकते हैं कि इसको और क्या कहता है, तो ग्रोस क्रॉप एरिया, इसको ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग लैंड यूज। तो फैक्टर्स कौन से हो गए जो लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं? तो इसमें दो तरह के फैक्टर्स आ गए, एक तो फिजिकल फैक्टर्स और एक ह्यूमन फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में आगे टोपोग्राफी, यानी उसकी टोपोग्राफी क्या है, वो कहाँ पे है, वो प्लेन है या ऊपर खबर है, जैसा भी उसकी टोपोग्राफी है। अगला क्लाइमेट, उसका वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट है या रेनी है, जो भी क्लाइमेट है। और सॉइल टाइप, वहाँ की सॉइल कैसी है, ब्लैक सॉइल है, एलुवियल सॉइल है। आगे आने वाले चैप्टर के पार्ट में हम इसके सॉइल टाइप्स को पढ़ेंगे, तो बस अभी आप जान लीजिए कि फिजिकल फैक्टर्स के अंदर आता है। और ह्यूमन फैक्टर्स में आगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, डेंसिटी कितनी है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे कैसी है, कल्चर ट्रेडिशन कैसा है। तो ये दोनों चीजें लैंड यूज को डिटरमाइन करती है। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब आज पार्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट इज द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल लैंड एरिया कितना है, और वाई ओनली 93% ऑफ लैंड यूज डेटा ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज अवेलेबल। यहाँ पे अवेलेबल आना था, शायद अवेल हो गया, कोई बात नहीं, अब देख लीजिएगा। तो इंडिया का हमें टोटल एरिया बताना, और हमने बुक में मेंशन किया गया था कि उसका उस टोटल एरिया में से हमारे पास सिर्फ 93% एरिया का डाटा मौजूद है। ऐसा क्यों है? तो आइए इसका रीजन जानते हैं। इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये पहली लाइन का आंसर हो गया कि जो इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया वो है अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और लैंड अब जानते हैं कि वो हमारे पास इसका 93% डेटा ही क्यों है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर द मोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज नॉट बीन डन फुली। तो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी स्टेट्स है जैसे नागालैंड और बाकी 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया होगी, वो अच्छी तरह अभी तक की नहीं गई है। असम के अलावा असम की हो चुकी है अच्छी तरह, तो इस करके कुछ परसेंटेज वहां बचेगी। और इसके अलावा जम्मू एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कुछ ऑक्यूपाई किया हुआ पाकिस्तान ने, जिनको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो वो भी, और चाइना ने भी कुछ ऑक्यूपाई किया। तो उस करके जो उसको हम गिनते तो इंडिया के लैंड के अंदर ही है, पर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो हम वहाँ पे अगर हम जाएंगे तो उनकी परमिशन जा नहीं सकते, इसलिए उसका डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, आपको कुछ समझ आ गया होगा। अब इसकी रिविजन जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा। और जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो इसी सैटरडे को आ रही है, उसके ऊपर जो अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, उसके ऊपर आ रही है। और अगर आपको आज के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने मेरी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इस चैप्टर की एक बारी समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। और अगर कोई भी आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।